सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज अपने करने जा रहे हैं स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी नेताजी का चश्मा। तो लेखन की विधा क्या है? यह एक कहानी है और ये कहानी किसके बारे में है? यह कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। इस कहानी में एक कस्बे के जन सामान्य का अर्थात एक कस्बे के लोगों का नेताजी के प्रति श्रद्धा और प्रेम का चित्रण बहुत ही सजीव ढंग से किया गया है। तो सबसे पहले देखें, इसमें एक पात्र हैं, उनका नाम है हालदार साहब। उनका नाम है हालदार साहब। वो हर 15वें दिन एक कस्बे से होकर गुजरा करते थे। कब? हर 15वें दिन। ध्यान में रखना है कि 15 दिन बाद वे हर 15वें दिन एक कस्बे के आगे से अपने काम के सिलसिले से दूसरे शहर जाया करते थे। तो ये एक छोटा सा कस्बा था। शहर से, कस्बा किसे कहते हैं? शहर से थोड़ा छोटा हो और गांव के जैसा भी ना हो। तो पक्के मकान थे कुछ एक इसमें, और क्या था? एक बाजार था, ठीक है, और एक सीमेंट का कारखाना था। क्या था? सीमेंट का कारखाना था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। क्या थे? ओपन एयर सिनेमा घर। ध्यान में रखना है, ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा घर किसे कहते हैं? अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि ओपन मतलब खुला, एयर मतलब हवा। खुले हवा में अर्थात खुले आसमान में जो सिनेमा घर पहले चला करते थे, बाहर सभी गांव वाले मिलकर देखते थे फिल्म, उसे क्या बोलते हैं? ओपन एयर सिनेमा घर बोलते हैं। अर्थात खुले आसमान में चलने वाले सिनेमा घर को क्या बोलते हैं? ओपन एयर सिनेमा घर बोलते हैं। अब यहाँ एक नगर पालिका भी थी। तो नगर पालिका थी तो ये कुछ ना कुछ करवाती भी रहती थी। कभी कहीं कहीं पेशाब घर बनवा दिए, कभी स्कूल बना दिया। हाँ, 2 स्कूल भी थे इस कस्बे में, एक लड़कों का एक लड़कियों का, ठीक है, स्कूल भी थे। और नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम करती रहती थी, ये मैंने आपको बताया। कभी कुछ करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया। तो यहीं के एक प्रशासनिक अधिकारी थे, काफ़ी उत्साही वो व्यक्ति थे। उन्होंने कस्बे के बीचों बीच एक नेताजी की मूर्ति बनवा दी थी। भाई, नेताजी की मूर्ति बनवा दी थी। और ये जो पूरी कहानी है इसी मूर्ति के बारे में है। ध्यान में रखना है, पूरी कहानी इसी मूर्ति के बारे में है। अब देखें, यहाँ तक प्रश्न कितने बनेंगे? एक तो उस कस्बे का वर्णन करना है आपको। कस्बे में क्या कुछ है? कुछ एक पक्के मकान थे, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, ओपन एयर सिनेमा घर, एक बाजार, एक नगर पालिका। और यहाँ ये माने अपने बाजार था, ये नगर पालिका थी। और ये क्या था? सीमेंट का कारखाना। क्या था? सीमेंट का कारखाना। अगर ये प्रश्न आ जाए कि वहाँ के कस्बे का वर्णन करना है तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं कस्बे का वर्णन। अब चलेंगे, जो कहानी इस मूर्ति पर निर्भर है उस मूर्ति पर अपने चलेंगे कि ये किस तरह से लगाई गई और इसके अंदर क्या कमी थी और उसको पूरा करने के लिए क्या कुछ किया गया। तो अब देखते हैं उस मूर्ति के बारे में, इसकी कहानी, जो कि उस मूर्ति के भी नहीं बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि वो मूर्ति बनी कैसे। तो देखें, एक तो कुछ कारण रहे होंगे। लेखक ने कहा कि बहुत से कारण रहे होंगे, पूरी बात का तो पता नहीं। क्या क्या हुआ हो सकता है इस मूर्ति को बनाने के पीछे? हो सकता है कि बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने वाली हो, कि बोर्ड की अगर शासन अवधि समाप्त हो, चुनावी जो साल होते हैं उसमें काम बहुत ज़्यादा करवाए जाते हैं। बोर्ड की शासनावधि
समाप्त होने वाली थी। ठीक है, और तो और मूर्तिकारों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, और बजट भी अनुमान से ज़्यादा था, बजट भी अनुमान से ज़्यादा था, और काफ़ी समय इसी ऊहापोह, ध्यान में रखना है, काफ़ी समय इसी ऊहापोह, ऊहापोह इसका अर्थ ध्यान में रखना है, या चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। अब टाइम निकला जा रहा था, समय बर्बाद हो रहा था, और कस्बे में मूर्ति भी लगानी थी। ऊहापोह की स्थिति क्या होती है? संशय की स्थिति, संशय की स्थिति कि ये काम करें कि नहीं करें। अपन बोलते हैं ना कि कल स्कूल जाऊं कि नहीं जाऊं, यही होती है ऊहापोह की स्थिति। तो इसी स्थिति में या चिट्ठी पत्री में बहुत सारा समय बर्बाद हो गया होगा। अब शासन अवधि भी समाप्त होने वाली थी, मूर्तिकारों की कोई जानकारी नहीं थी। तब इन्होंने क्या किया होगा? किसी हाई स्कूल के मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। मोतीलाल को, ये हाई स्कूल के मास्टर थे, ये मोतीलाल को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, और इन्होंने भी पूरी तरह से विश्वास दिलाया था महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का। इसका अर्थ क्या है कि जल्दी जल्दी काम निपटाने का, अर्थात शासन अवधि खत्म होने वाली थी, तो इसी बात बीच में जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में मोतीलाल जी ने क्या कहा होगा कि महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक दूंगा। अब देखें, उस मूर्ति की तरफ चलते हैं अपने। मोतीलाल जी ने वो मूर्ति बना दी है। अब इस मूर्ति के अंदर कमी क्या थी, ये अपने अभी जानेंगे। अब देखें, वो मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी थी। मूर्ति किसकी बनाई गई थी? संगमरमर की बनाई गई थी। मूर्ति संगमरमर की थी, और टोपी की नोक से, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, जिसे क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। ध्यान में रखना, जिसे क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि बस्ट किसे कहते हैं? बस्ट कहते हैं टोपी की नोक से लेकर कोट के, यानी कि यहाँ तक की मूर्ति को क्या बोला जाता है? मूर्ति या चित्र को बस्ट बोला जाता है। ध्यान में रखना। अब उसने, मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाकर तैयार कर दी थी। कहाँ से कहाँ तक की? टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक की। और नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे। कब कुछ नाजुक और कमसीन लग रहे थे। कमसीन अर्थात नाजुक ही होता है। कुछ बहुत सुंदर लग रहे थे नेताजी, नाजुक और कमसीन लग रहे थे। बस एक ही बात जो खटकती थी, वह बात क्या थी? वह थी नेताजी का चश्मा। अर्थात मूर्ति तो संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा संगमरमर का नहीं था। एकदम रियल चौड़ा काले फ्रेम का चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ था। अब हालदार साहब जब भी कस्बे से गुजरते थे तो एक पान वाले की दुकान थी भाई, उस पान वाले की दुकान पर वो अक्सर पान खाया करते थे। उस दिन वो पान खा रहे थे, अचानक से उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ी और एकदम कौतुक भरी नज़रों से उन्होंने देखा। कौतुक भरी अर्थात आश्चर्य भरी नज़रों से उन्होंने देखा और उनके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान फैल गई कि वाह, मूर्ति संगमरमर की और चश्मा रियल। तो चले अब देखेंगे अपने उस चश्मे की कहानी
कौन उस चश्मे को लगाता था और कैसे कैसे चश्मे बदल दिए जाते थे, इसके पीछे क्या कहानी है अभी अपने जानेंगे। अब देखें जीप जो है हालदार साहब की, जिस जीप में वो आते थे वो इस जीप में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने एक बार फिर से नेताजी की मूर्ति को देखा। फौजी वर्दी में मूर्ति बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी और उस मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारे याद आने लगे थे। उन्होंने सोचा कि कितना सराहनीय प्रयास है यह। भले ही बात मूर्ति के रंग रूप या कद की नहीं है, चाहे उन्होंने कैसे भी बनाई हो, भले कैसे ही बनाई हो, लेकिन बात किसकी है, उस भावना की। वरना आज तो आजकल देशभक्ति को लोग बिल्कुल भी किसी तरह की कोई कद्र नहीं करते हैं। अगली बार क्या हुआ, अगली बार दूसरी बार जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो क्या देखते हैं, इस बार चश्मा अलग था। इस बार क्या था, चौड़े फ्रेम वाला मोटा काला चश्मा उस नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ था। हालदार साहब बहुत ही अचंभित हुए। उन्होंने हंसकर कहा कि वाह, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो क्या चश्मे तो बदल सकती है। आगे देखें, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब तो यह सिलसिला बार बार होने लगा, हर बार चश्मा बदला हुआ दिखाई देता था। अब तो हालदार साहब से रुका नहीं गया। वे जैसे ही पान वाले के पास गए, उन्होंने पूछा, उत्सुकता बढ़ गई इतनी ज़्यादा। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या सिलसिला है, मूर्ति के चश्मा हर रोज़ बदला होता है, हर रोज़ अर्थात हर 15वें दिन बाद जब भी वे आते थे तो वे देखते थे कि मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। अब पान वाले ने क्या जवाब दिया। पहले तो पान वाला दिखाई कैसा देता था ये मैं आपको बताती हूँ। कैसा था वो, मोटा काला, मुंह में पान ठूसा हुआ, पान ठूसा हुआ था। उसके मुंह में पान ठूसा हुआ रहता था तो उसकी वजह से उसके दांत भी कैसे होंगे, लाल और काले दांत। बत्ती सी थी उसकी, लाल और काले दांत हो चुके थे उसके। और मोटी तोंद वाला था, उसका पेट बड़ा था। तोंद मतलब पेट, मोटी तोंद वाला था। और कैसा था, खुश मिजाज था, खुश मिजाज था। तो ये था पान वाले का चारित्रिक ये चित्रण। आप देखें, अब जिस वक्त उन्होंने पूछा तब भी वो पान खा रहा था पान वाला, और उसने एक तरफ पान थूका और हंसकर बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। पान वाले ने बोला कि चश्मा चेंज कर देता है। हालदार साहब कहते हैं क्यों चेंज कर देता है। तो उसने कहा कोई ग्राहक आया, मान लो उसे वही चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, इसलिए वो चश्मा उतार देता है और उसकी जगह पर दूसरा उस चश्मे को लगा देता है। अब हालदार साहब के बात कुछ समझ में आई कि क्या करता होगा कैप्टन के मन में जरूर देशभक्ति की भावना होगी और उससे अच्छा नहीं लगता होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र की आंखों पर चश्मा नहीं, उन्हें बिना चश्मे की वह मूर्ति अधूरी लगती होगी। अब वो संगमरमर का चश्मा तो बना नहीं सकता था, इसलिए अपनी दुकान से ही जो चश्मा उसे अच्छा लगता था वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। और कोई ग्राहक आता था और उसे वही दरकार होती थी, तो मुझे तो यही चश्मा चाहिए, तो वह वो चश्मा उतार कर उसे दे देता था और उसकी जगह पर दूसरा चश्मा लगा देता था। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। यहाँ प्रश्न भी बन सकता है, एक तो पान वाले का चारित्रिक चित्रण कैसा था, उसकी विशेषताएं आप लिख सकते हैं, और
किस तरह से हालदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन चश्मा बार बार क्यों बदलता होगा, यह प्रश्न भी आपका बन सकता है। अब देखेंगे, अब हालदार साहब के मन में एक बात और खटक रही थी। उन्होंने पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब भाई पान वाला तंग आ गया था इनके जवाब दे देकर, और मुंह में उसके पान ठूसा हुआ था, एक पान और ठूस लिया था, और भीड़ भी बहुत थी और ज़्यादा उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक ही लाइन में बोला कि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया। अब हालदार साहब को समझ में आया कि वाकई मास्टर मोतीलाल ने ही इस मूर्ति को बनाया होगा, जो कि एक हाई स्कूल के अध्यापक हैं, और उनसे संगमरमर का चश्मा नहीं बना होगा। या तो वो कांच उसमें फिट करने लगे होंगे तो कांच टूट गया होगा, या बहुत पतली डंडी होती है उनसे नहीं फिट बैठी होगी। नेताजी ये सोचते सोचते तंग आ चुके थे और बार बार उनकी उत्सुकता और उत्साह, उनका कौतुक बढ़ता चला जा रहा था। वे फिर अगले बार आए, फिर उसी पान वाली दुकान पर देखा और वहीं देखा कि वो चश्मा बदला हुआ था। फिर उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी था या कोई भूतपूर्व सिपाही। तब वो अपनी बत्ती सी दिखाकर पान वाला क्या बोलता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। देखो सामने वो आ रहा, उसकी कोई फोटो फाटो छुपवा दो अखबार में, उसी से ही पूछ लो। अब क्या हुआ कि ये लाइन कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, यह जो पंक्ति है यह पान वाले की किस मानसिकता को बताती है। तो देखें किस मानसिकता को बताती है यह, कि पान वाले के मन में कैप्टन चश्मे वाले के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी, ना ही उसके अंदर किसी तरह की कोई देशभक्ति की भावना थी। कैप्टन के मन में देशभक्ति की भावना जरूर रही होगी, जो वह बार बार उस चश्मे को बदल देता था। अपने पास नहीं होते हुए भी, कम होते हुए भी वह उस चश्मे को बदल देता था। लेकिन पान वाले की मानसिकता इस बात पर अच्छी नहीं थी कैप्टन वाले की तरफ से, चाहे वो कैसा भी था, चाहे वो लंगड़ा था, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। हालदार साहब को उस चश्मे वाले कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। पान वाला जो उसकी मजाक बना रहा था, हालदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा वे एकदम अवाक रह गए। वे क्या देखते हैं, एक मरियल बूढ़ा लंगड़ा है, वह अपनी एक हाथ में संदूकची और एक हाथ में एक खोमचा लिए, जिसके अंदर कुछ एक डंडियां लगी हुई थी, उसके अंदर चश्मे टंगे हुए थे। अर्थात उसकी कोई दुकान भी नहीं थी, वह एक फेरी वाला था और गली गली में घूमकर वह चश्मे बेचा करता था। हालदार साहब उसकी देशभक्ति की भावना पर नतमस्तक हो चुके थे, पर हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। उन्होंने पान वाले से फिर पूछा कि लोग इसे कैप्टन कहकर क्यों बुलाते हैं। अगर वह नेताजी का साथी नहीं है, अगर वह कोई भूतपूर्व सिपाही नहीं है, तो फिर लोग इसे कैप्टन कहकर क्यों बुलाते हैं। यह प्रश्न भी बन सकता है कि वहाँ के लोग नेता उसको चश्मे वाले को कैप्टन कहकर क्यों बुलाते थे। तो ध्यान में रखना है कि किसी का रंग रूप कद काठी से कोई कैप्टन कहा जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ के लोग जो देखते थे कैप्टन को, बार बार वो चश्मे जो बदलता था और देशभक्ति की भावना उनके अंदर भरी हुई थी, और नेताजी के प्रति भी उनकी जो श्रद्धा भावना थी, इसीलिए इसी श्रद्धा भावना के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहकर बुलाने लग गए थे। क्योंकि पहले के जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे ना, उनको भी बहुत सारे लोग कैप्टन कहकर बुलाया करते थे। स्वतंत्रता सेनानियों को सभी लोग कैप्टन कहकर बुलाया करते थे, इसीलिए मजाक से लोग कैप्टन चश्मे वाले की श्रद्धा भावना को देखते हुए उसे कैप्टन कहकर बुलाने लग गए थे। अब
हालदार साहब लगातार 2 साल तक हर 15वें दिन वहां से गुजरते और चश्मा बदलते हुए देखते। उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था, कभी चौड़े फ्रेम वाला, कभी गोगो चश्मा, कभी काले फ्रेम का चश्मा, कभी धूप वाला चश्मा, तरह तरह के चश्मे वे देखते और उनका मन जो है वो प्रफुल्लित हो उठता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वे जैसे ही जीप से गुजरे वे क्या देखते हैं कि उस नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। उन्होंने जीप रुकवाई और देखते क्या है कि ना तो वहां कोई चश्मे वाला था, पान वाले की दुकान भी बंद थी, अधिकांश यहाँ तक कि अधिकांश गांव की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था, पान वाले की दुकान खुली थी। अब हालदार साहब से रहा नहीं गया, वे तुरंत पान वाले की दुकान पर गए और उन्होंने पूछा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। पान वाले की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर अपने आंसू पोंछकर बोला कि कैप्टन मर गया है। हालदार साहब एकदम से उदास हो गए, वो कुछ नहीं पूछ पाए और पान वाले के पैसे चुकाकर चुपचाप जीप में जाकर बैठ गए और सोचने लगे क्या होगा इस देश का, कि उन देशभक्तों का जो इस देश की खातिर, इस कौम की खातिर अपनी जिंदगी, अपनी जवानी सब कुछ होम कर देती है और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। हालदार साहब बहुत ज़्यादा चकित थे, बहुत ज़्यादा उदास थे। वे सोच रहे थे कि अचानक से एक टिमटिमाता हुआ दीपक बुझ चुका था। कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और लोग ऐसे देशभक्तों का मजाक उड़ाते थे जिनके अंदर देशभक्ति की भावना है। हालदार साहब सोच रहे थे कि क्या होगा इस देश का भविष्य, जिसमें देशभक्तों के लिए इतना मजाक उड़ाया जाता है और स्वार्थ के लिए देशभक्ति को भी दांव पर लगा दिया जाता है। हालदार साहब ये सोचते सोचते निकल गए और 15 दिन बाद जब वे वापस आए तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं था वहां रुकने का और उन्होंने ड्राइवर को बोल भी दिया कि गाड़ी सीधी निकाल लेना, इस कस्बे में बिल्कुल भी रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको आगे काम है। वे जानबूझकर नहीं रुकना चाहते थे, वे देखना ही नहीं चाहते थे कि नेताजी की मूर्ति जो है वो चश्मे के बिना अधूरी थी और उनको अच्छी नहीं लगती थी। इस वजह से वे सीधे निकल जाना चाहते थे, लेकिन आदत से मजबूर नजर तो उधर जाएगी ही जाएगी। जीप जो है वो फुल स्पीड में थी और जैसे ही उनकी नजर नेताजी की मूर्ति पर गई अचानक से वो चिल्लाए कि रोको रोको, और इतनी स्पीड में गाड़ी थी। ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाई, ब्रेक लगते ना लगते, गाड़ी रुकते ना रुकते वे जल्दी से उतरकर नेताजी की मूर्ति की तरफ भागे तेज कदमों से। और वहां पर उन्होंने चश्मा देखा। किसका चश्मा बना हुआ था? सरकंडों का चश्मा। सरकंडों का चश्मा बना हुआ था। सरकंडे नहीं होते, तिनके इकट्ठे करके, सूखे हुए तिनके इकट्ठे करके उनको मोड़ तोड़ कर चश्मा बनाकर वहां मूर्ति पर लगाया हुआ था, जैसा कि बच्चे बना लेते हैं। नेताजी सैल्यूट की स्थिति में खड़े हो गए। उनकी आंखें भर आई थी। उनकी आंखें क्यों भर आई थी भाई? वे सोच रहे थे कि आज भी बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना जिंदा है। उनके मन में भावना है। उन बच्चों को अच्छी नहीं लग रही थी मूर्ति, इसलिए उन्होंने सरकंडों का चश्मा लगा दिया था मूर्ति पर। यह था नेताजी का चश्मा पाठ। तो इस कहानी के पीछे उद्देश्य क्या है?
महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेगा वह क्या बनेगा कि इस कहानी के पीछे, नेताजी का चश्मा कहानी के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है। तो इस कहानी के पीछे लेखक का उद्देश्य यही है कि देशभक्ति की जो भावना है वो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। कभी भी किसी देशभक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और देशभक्तों के प्रति मन में सम्मान की भावना रखना हर देशवासी का परम कर्तव्य होना चाहिए। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दुर्बल हो, चाहे वो निर्बल हो, कैसा भी हो, देशभक्ति की भावना हर इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। यही लेखक का इस पाठ के प्रति उद्देश्य था। वे लोगों को यही प्रेरणा देना चाहते थे नेताजी की मूर्ति का कहानी लिखकर। अब देखें मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। मूर्ति लगाने का भी यही उद्देश्य है कि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगी रहे। जैसा कि मैंने बताया कि मूर्ति को देखते ही नारे याद आ रहे थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो एक तरह की भावना हमारे अंदर जग जाती है जैसे ही हम किसी देशभक्ति की मूर्ति को देखते हैं। और मूर्ति लगाने का यही उद्देश्य है कि लोगों के अंदर, जन सामान्य के अंदर देशभक्ति की भावना हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। तो यह था हमारा पाठ नेताजी का चश्मा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।